ओके, ये हो गए आज के सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जो एक्सपर्ट्स चुन के लाए थे अपनी ओवरनाइट स्टडी के बाद। अब हर्षदा के पास चला जाए और समझा जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट खबरों वाली कहानियां, स्टॉक्स। मानस, आप ओएमसी तीनों कंगालिएगा, कुछ ट्रेड वेड होगा तो आपके पास आता हूं, और पार्थिव आपसे भी बातचीत करेंगे इस पे। तो कल रात में इंटरेस्टिंग अपडेट आ चुका है, आपने उस अपडेट पे एक्ट कर लिया क्या? नहीं, नहीं, मुझे मौका नहीं मिला। क्या खबर है? पेट्रोल और डीजल प्राइस कट, और आशीष आपको याद होगा ये काफ़ी समय से अवेटेड था। अब फाइनली इलेक्शन के डेट्स अनाउंस होने से पहले ये अनाउंसमेंट आता हुआ, तो सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती का अनाउंसमेंट किया है। एचपीबीपी आईओसी फोकस में रहेंगे, ध्यान रखिएगा। इससे पहले हमने वो कुकिंग गैस में देखा है कि 100 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती। उससे पहले वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने करीब 2.5 रुपये प्रति केजी की कटौती की थी। तो एक के बाद एक दरअसल ये प्राइस कट्स आते हुए दिखाई दिए हैं। राजस्थान सरकार ने और डबल एक्ट किया है, तो वहाँ पर उन्होंने वैट भी घटा दिया है। तो क्लियरली अब देखना होगा कि बाकी राज्य सरकारें क्या अपने टैक्सेस भी घटाएंगी, ताकि कस्टमर के हाथ में सिर्फ 2 रुपये ही नहीं, 2 रुपये से ज़्यादा का प्राइस कट आए। इसीलिए एचपीबीपी आईओसी रेडार पर रहेंगे। अच्छा, सीएलएसए कह रहा है कि कीमतों का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। लार्जली सीएलएसए का मानना है कि एचपीबीपी आईओसी जैसे काउंटर्स में डी रेटिंग होती भी दिखाई दे सकती है। हालांकि देखते हैं कि सिर्फ 2 रुपए का प्राइस कट है, क्योंकि पहले हम कह रहे थे कि 10 रुपए तक की प्राइस कट की भी तैयारी होती हुई दिखाई देगी। इवेंचुअली कितना फ्लो होगा देखना पड़ेगा, लेकिन सीएलएसए कह रहा है कि बिकवाली की तरफ आप रहेंगे तो बेहतर है। दूसरे ब्रोकरेजेस को नहीं लगता है कि इसका ज़्यादा कुछ ओवरहैंग आता हुआ दिखाई देगा। ऐसे कोई प्राइस कट्स या फिर सेल कॉल नहीं है, सीएलएसए ही है जो कह रहा है कि मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं इंटरमीडिएट टर्म में, इसीलिए वो सेल साइड पर है। दिक्कत वाली खबर तो भाई, सीएलएसए तो कहता है बड़ा डी रेटिंग इवेंट है और अब मार्केटिंग मार्जिन्स खासे स्क्वीज आउट होते हुए नजर आएंगे। तो वो तो खैर उनके सेल कॉल आ गए तीनों पर। बाकी सिटी और मॉर्गन स्टैनले मान रहे दिक्कत आएगी, लेकिन वो गिरावट में बायर्स हैं दरअसल इन स्टॉक्स में। पार्थिव, आप क्या हो? 2 रुपए का कट, अब ये धीरे धीरे करके वो पहले वो सिलेंडर आ गया था 100 रुपए प्राइस कट का अनाउंसमेंट इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन। उसके बाद अब ये एंटिसिपेटेड था, लेकिन वो सिलेंडर आया तो सबको लगा कि अब नहीं, ये नहीं हो रहा, सिर्फ वही हुआ है, तो एक रिलीफ रैली आ गई थी। अब लेकिन ये आ गया, डेंट पड़ेगा मार्केटिंग मार्जिन पे, और नॉट नेसेसरली ये लास्ट हो, क्या पता। अभी तो इलेक्शन बहुत दूर हैं और इन पे आचार संहिता लागू का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चाहें तो अपने बिजनेस के पार्ट पे ये सब अनाउंसमेंट आते रह सकते हैं। आप क्या करोगे इस बीच में? देखिए, लास्ट मुझे याद है जो चेंज हुए थे ओएमसीज के प्राइसेस में, दैट वाज इन अप्रैल 2022। और आई थिंक ये जो टाइमिंग ऑफ द मूव है, ऑब्वियसली आई थिंक इट इज एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट कि गवर्नमेंट को ओवरऑल इन्फ्लेशन कम रखना है, स्पेशली रूरल सेगमेंट में, बिकॉज ट्रैक्टर्स में भी काफी डीजल कंज्यूम होता है। नेगेटिव सरप्राइज ये है कि लाइक ओएमसीज ने कमेंट दी थी और इवन ऑयल मिनिस्टर ने भी कमेंट दी थी कि इन टर्म्स ऑफ रिटेलिंग मार्जिन्स ओएमसीज डीजल पे कुछ ज्यादा कमा नहीं रहे। और इस बार इवन जो कट आया है डीजल पे आया, बिकॉज डीजल का जो सेंसिटिविटी होता है टुवर्ड्स इन्फ्लेशन काफी स्ट्रांग होता है। तो दिस विल एक्ट नेगेटिव सेंटिमेंटली, बिकॉज इतने लंबे समय तक ओएमसीज ने प्राइसिंग में कोई छेड़छाड़ी नहीं की थी, तो मार्केट को एक कॉन्फिडेंस आ चुका था कि दे विल बी फ्रीली रेगुलेटेड। लेकिन अभी हमने देखा कि इस तरह का प्राइस कट है, तो लास्ट 3 क्वार्टर्स में तो शानदार प्रॉफिटेबिलिटी ओएमसीज ने कमाई है और काफी रीरेट भी हुए। लेकिन अभी मुझे लग रहा है इसके वजह से एक ब्रेक लग जाएगी, तो नई एंट्री तो टोटली आई थिंक अवॉइड करने की सलाह दूंगा। और आई वुड इवन सजेस्ट समबडी हैविंग ओएमसीज फ्रॉम अ लोअर लेवल्स, तो यहाँ पे आई थिंक प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं। काफी रैली आ चुकी है यहाँ पे, डिविडेंड यील्ड्स भी पहले जितने अट्रैक्टिव नहीं हुए। दिक्कत ये भी है, आज के दिन 2 रुपए का प्राइस कट आता है जो मार्केटिंग मार्जिन डेंट करेगा। कच्चा तेल $85 के ऊपर चला गया इंटरनेशनल मार्केट्स में, $85 के ऊपर इस समय ब्रेंट ट्रेड कर रहा है, तो दोहरी मार है। मानस, चार्ट्स पे कैसा प्लेस, कोई ट्रेड किसी तीनों में से कहीं बन रहा है क्या? तो देखिए, अगर हम तीनों स्टॉक देख लें तो फरवरी का आखिरी हफ्ता था उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। और वीकली चार्ट पे तीनों ही स्टॉक ने कुछ बेयरिश पैटर्न बनाए थे। उसके बाद से हम लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए देख रहे हैं, तो बिल्कुल कॉशियस रहिए। कल रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन मेरा समझना है कि 20 डे मूविंग एवरेज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इन तीनों स्टॉक के लिए। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो सेल का रिकमेंडेशन होगा, बीपीसीएल पे होगा। बीपीसीएल के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी 621 के स्टॉप लॉस से 590 के टारगेट के लिए।
बीपीसीएल सेल करे, फंडामेंटली भी लग रहा है मुनाफा वसूली और फ्रेश एंट्री से तो फिलहाल अब बचें इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। समीकरण कल के अनाउंसमेंट के बाद अब बदले बदले से नजर आएंगे आपको। गावा सर 197 कम्युनिकेशन, उसका चार्ट एक काम करिएगा, उसके साथ साथ येस बैंक का चार्ट भी टटोलिएगा। मैं आता हूं आपके पास, अपन ने अभी हाल फिलहाल एक दिन चर्चा भी करी थी। ऑडियो नहीं आ रहा? यस बैंक का आया, दूसरा नहीं आया। 197 कम्युनिकेशंस, 197 पेटीएम पेटीएम। आ रहा हूं आपके पास। हर्षदा क्या अपडेट्स? आज वो वैसे डेडलाइन थी, वो 15 तारीख पेटीएम पेमेंट बैंक की कई सारी चीजें बंद होनी थी, वो बंद होंगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। आरबीआई की तरफ से कोई रिलीफ पेटीएम पेमेंट बैंक को नहीं मिला है। हाँ, एक रिलीफ पेटीएम यानी कि पेटीएम ऐप को मिला है कि एनपीसीआई ने इनको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर का लाइसेंस दे दिया है। इसका मतलब यही है कि अगर आप पेटीएम के यूजर हैं, ऐप के यूजर हैं और आपको कुछ पैसा ट्रांसफर करना है तो यूपीआई के जरिए अब पेटीएम वो आपके लिए करता हुआ दिखाई देगा। अब इसमें एनपीसीआई ने कहा है कि 4 बैंक पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर के तौर पर काम करेंगे। ये पीएसपी का काम पहले पेटीएम पेमेंट बैंक करता था। तो 4 बैंक जो आए हैं इसमें एक्सिस, येस बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के नाम आए हैं। येस बैंक को भी अलाउ किया गया है एक मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक के तौर पर, जो एग्जिस्टिंग और न्यू यूपीआई मर्चेंट्स पेटीएम वाले हैं वो येस बैंक के साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। पहले इनका जुड़ाव जो था वो पेटीएम पेमेंट बैंक के था। तो @पेटीएम का जो हैंडल है वो दरअसल रीडायरेक्ट होगा येस बैंक की तरफ। अब येस बैंक तमाम दिक्कतें आपके लिए सॉल्व करता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक इनफैक्ट एक अपडेट आता हुआ उस लिहाज से पेटीएम कह रहा है कि कंप्लीट माइग्रेशन, सारे जो एग्जिस्टिंग हैंडल्स हैं वो मैंडेटेड है कि नए पीएसपीज को सौंपे जाए। उस लिहाज से वो स्टॉक फोकस में, तो एक रिलीफ जरूर है। अब मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट का कॉल दिया है, 555 का टारगेट लेकिन बरकरार है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो जो डर था कि पेमेंट बैंक के बंद होने से ऐप पर भी इंपैक्ट आएगा, इस पर्टिकुलर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लाइसेंस के बाद वो नहीं देखने को मिलेगा। ओके, एंटिसिपेटेड था, खबरें थी कि आरबीआई ने एनपीसीआई से कहा है इनके एप्लीकेशन पे तवज्जो दें जरा सा, और फाइनली अप्रूवल आ गया। 4 बैंक्स हैं, तो पेटीएम के लिए तो अच्छी खबर आ गई, रिलीफ टाइप्स। 4 बैंक्स में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास धंधा चैनलाइज होने वाला है तो शायद वो येस बैंक है, पर येस बैंक बहुत वोलेटाइल है। परसों पिटा था, कल उतना ही वापस चल गया। कल भी खबरें थी मेरे ख्याल से, वो स्टेक से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह उसकी वजह चला हुआ है। कहा सब दोनों में से कहीं ट्रेड वेड है, छोड़ दिया जाए? छोड़ देना चाहिए दोनों ना? ना, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, जब तक क्लैरिटी नहीं मिले करना नहीं है। हमको क्यों प्रियम करना, उनको डिसाइड करने दो। दोनों अवॉइड है भाई साहब, ना इस पे जाना है पेटीएम में, ना यस बैंक पे जाना है। अपन सिर्फ वॉच आउट करेंगे आज का बिहेवियर। इसके अलावा अगला लिखा है एरिस, रेलटेल, अशोक, इनमें कोई लिंक है क्या तीनों में? हाँ, नहीं, तीनों में लिंक नहीं है, लेकिन साहब आप चेक करना, ब्रैकेट में डाल स्टॉक्स बोल दिया। रही, आऊंगा आपके पास कहीं होगा मौका तो। मैं सारी खबरें बता देती हूँ। अशोक लेलैंड के साथ शुरुआत करेंगे। कंपनी की जो इकाई है हिंदुजा टेक्नोलॉजीज, इन्होंने एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट क्रेडोर के साथ साइन किया है। $50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा और 19% स्टेक उस पर्टिकुलर आर्म में लेंगे। उस लिहाज से आप अशोक लेलैंड रेडार पर रखेंगे। लेकिन एरिस लाइफ साइंसेज, एरिस बाजार बंद होते होते भी अपडेट आ रहा था बायोकॉन से जुड़ा हुआ। बायोकॉन में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी थी, वो एक जगह है। लेकिन स्विस पेरेंटरल्स में 19% हिस्सा कंपनी खरीदती हुई दिखाई दी है। 237 करोड़ के आसपास वो सौदा होगा। उस लिहाज से भी एरिस आज दरअसल फोकस में है। एरिस का कल दोपहर में मार्केट बंद होने के बाद एक कॉन कॉल भी हुआ और उन्होंने कहा कि ग्लाजीन के लिए जो टायर बायोकॉन बायोलॉजिक्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वैसे भी वो स्टॉक आज रेडार पर रखेंगे। अब ये 2 कंपनियां हो गई और साथ में फिर आप तीसरा क्या मेंशन किया था आशीष? अशोक लेलैंड था, एरिस था और रेलटेल। हाँ, रेलटेल के हाथ ऑर्डर लगता हुआ दिखाई दिया है, इसीलिए वो स्टॉक इनफैक्ट आज रेडार पर है। करीब 113 करोड़ का ऑर्डर इनके हाथ लगा है। ओडिशा में दरअसल इनको कुछ टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर पर काम करना है। तीनों किसी कड़ी से जुड़े नहीं है। प्रोड्यूसर साहब ने कैसे चुना ये 3 स्टॉक्स एक साथ? चलिए, लेकिन ये 3 स्टॉक्स है, बाकी और भी अभी स्टॉक्स की न्यूज आनी है। सतवे साहब, ये रेलटेल बहुत ऑर्डर मिल रहे हैं, दमखम दिखा नहीं पा रहा वैसे स्टॉक। एरिस, अशोक लेलैंड, कहीं किसी में ट्रेड हो तो बताइए सर।
आशीष जी देखिए, अगर आप अशोक लेलैंड की बात करें तो परसों ब्रेकडाउन था, कल यहाँ पे लोअर लेवल से पुल बैक, लेकिन ये पुल बैक कोई खास वॉल्यूम के साथ नहीं था। तो प्रोबेबली इसको इस तरह से देखें कि जब तक ये 170 के नीचे रहेगा पोजिशनली, तब तक इसका स्ट्रक्चर वीक रहेगा और प्रोबेबली ये 150 तक एक बार के लिए टूटेगा। तो स्ट्रक्चर अशोक लेलैंड का थोड़ा वीक हो चुका है। और बायोकॉन का, क्योंकि 4 आइटम डिस्कस हुए थे, उसमें से और एक जो मुझे लगता है कि जहां पे स्ट्रक्चरल थोड़ा सा डैमेज हुआ था वो था बायोकॉन। हालांकि कल इसने खींचा था लोअर लेवल से, 275 का इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर 275 के ऊपर जाएगा तो बायोकॉन में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और होगी, नहीं तो स्ट्रक्चर जो वीक है, जो पैन आउट हो रहा है, मेरे हिसाब से बायोकॉन फिर से एक बार के लिए 250 240 तक टूटेगा। तो बायोकॉन पे थोड़ा सा व्यू बेरिश है। ओके, बायोकॉन पे कल चला जाते जाते, लेकिन बायोकॉन कहाँ से आ गया? आपने तो खबर बताई नहीं, नहीं थी। बायोकॉन और एरिस की जो कल जाते जाते अच्छा, तेजी हो रही थी, चर्चा हो उसका रही वो मेंशन कर रहे हैं। सीएफओ ने रिजाइन करा है वैसे। सतपति साहब, खबर तो है इसके साथ साथ। तो कल की तेजी में ज्यादा दमखम नजर नहीं आ रहा है। सतपति साहब को चार्ट में वैसे ही नजर आ रहा था, और आज खबर भी है। इंद्रनील सेन साहब जो सीएफओ थे, इस्तीफा दे दिया, कल ही इफेक्टिव हो गया है, अब है नहीं कंपनी के साथ। हमने एएमसीज की चर्चा करी थी, वो म्यूचुअल फंड स्ट्रेस टेस्ट की। अब वो डिटेल में समझ लिया जाए, कौन कौन से आंकड़े किस किस ने अपने स्ट्रेस टेस्ट के दे दिए हैं, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में आसान शब्दों में समझ लिया जाए। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं? सारे कुछ कुछ एएमसीज की तरफ से वो डेटा आता हुआ दिखाई देगा, दिया है इनफैक्ट। तो वो डेटा आपका टेबल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और कितना टाइम कौन सी एएमसी को लगेगा कितना परसेंटेज लिक्विडेट करने के लिए, वो आंकड़े सामने हैं। ईडलवाइस कहता है कि अगर उनको अपना 25% मिड कैप फंड में लिक्विडेट करना है तो 1 दिन लगेंगे, 50% अगर लिक्विडेट करना है तो 2 दिन लगेंगे। इनकी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 5000 करोड़ के ऊपर की हैं। एबी सन लाइफ कहता है 25% लिक्विडेशन के लिए 2 दिन का समय लगेगा इनके मिड कैप फंड में, और 50% लिक्विडेशन के लिए 4 दिन का समय। इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी करीब 5000 करोड़ के आसपास है। सुंदरम म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 10,000 करोड़ के ऊपर का है। 50% लिक्विडेशन के लिए 4 दिन लगेंगे, और 25% लिक्विडेशन के लिए इनको करीब करीब 2 दिन लगेंगे। ये मिड कैप फंड पर अपडेट आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वांट के लिए 50% लिक्विडेशन के लिए 6 दिन, 25% लिक्विडेशन के लिए 3 दिन लगेंगे। मोतीलाल के लिए 10 दिन लगेंगे 50% लिक्विडेशन के लिए, और 5 दिन 25% लिक्विडेशन के लिए। एक्सिस एएमसी को 12 दिन लगेंगे 50% लिक्विडेट करने के लिए, और 25% अगर लिक्विडेट करना है तो 6 दिन लगेंगे। ये इनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। तो क्लियरली इन सभी आंकड़ों पर आपकी नजरें रहेंगी। साथ ही साथ स्मॉल कैप का भी डेटा आ गया है, तो उस लिहाज से ईडलवाइस कह रहा है 50% लिक्विडेशन के लिए सिर्फ 3 दिन, 25% लिक्विडेशन के लिए 2 दिन। मोतीलाल 3 दिन 50% के लिए, 2 दिन 25% के लिए। सुंदरम कह रहा है 5 दिन लगेंगे 50% के लिक्विडेशन के लिए, और करीब 25% लिक्विडेशन के लिए 3 दिन का समय इनको लगेगा। एबी सन लाइफ के केस में 50% लिक्विडेशन अगर स्मॉल कैप फंड में करना है तो 10 दिन लगेंगे, 25% लिक्विडेशन के लिए 5 दिन लगेंगे। क्वांट 22 दिन लेगा 50% लिक्विडेशन के लिए अपने स्मॉल कैप फंड में, और 11 दिन लेगा 25% के लिक्विडेशन के लिए। ऐसे ही एक्सिस कह रहे हैं 28 डेज में 50% वो लिक्विडेट कर पाएंगे अपने स्मॉल कैप फंड को, और 14 दिनों में 25% तक का लिक्विडेशन का समय लगेगा। ये स्मॉल कैप फंड का डेटा है। ये तो बेहतर है। सुबह जो देख रहा था मैं, सारे एक्सट्रीम वाले थे। अब तो आपने जो पहली प्लेट दिखाई, दूसरी प्लेट दिखाई, वो तो बहुत कम दिन वाले हैं। तो सुबह तो 22 दिन 28 दिन 32 दिन वाले चल रहे थे सारे। तो ये कहानी है। पार्थिव, क्या मतलब इस एक्सरसाइज का? ये अच्छी बात है, रेगुलेटर चाह रहे हैं शायद ज्यादा डेटा डिस्क्लोज करा जाए, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, वो तो अच्छी खबर है। इसको मैं रीड थ्रू कैसे करूं? इसका कोई इंपैक्ट बाजारों पे, या फिर एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर मेरे पास एक और वेरिएबल है चुनने के लिए कौन सी स्कीम पे दाव लगाया जाए, तो उसमें मैं ये भी देख लूं कि कितनी जल्दी लिक्विडेट कर सकते हैं लोग पोर्टफोलियो, किस तरह के स्टॉक्स पे पैसा लगाया है, उसका आइडिया लग जाए। इससे ज्यादा कुछ मीनिंग है क्या इसका? आशीष जी, बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, बिकॉज काफी सिनेरियोज, हाइपोथेटिकल सिनेरियोज है कि अज्यूमिंग के ऑल ऑफ अ सडन सब रिडम्पशन करते हैं स्मॉल कैप फंड्स में, तो ये जो पूरी गिनती है इनकी कि इतने दिन में इतने टाइम में रिडम्पशन लिक्विडेशन हो जाए पोर्टफोलियो का, आई थिंक दैट विल गो हेवायर। लेकिन आई थिंक अलोकेशन जो हमेशा जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो एडवाइस करते हैं कि अलोकेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्मॉल कैप उतना ही रखे, मिड कैप उतना ही रखे जितना आप डाइजेस्ट कर पाए। और जनरली म्यूचुअल फंड के अंदर मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल प्लानर्स जो होते हैं वो एक गोल बेस्ड स्ट्रैटेजी रखते हैं। बेस्ड ऑन द गोल, कितना फार है गोल, उस तरह से लार्ज, मिड और स्मॉल का एलोकेशन
एलोकेशन रखते हैं। तो जनरली हमने देखा है कि जो रिटेल पोर्टफोलियोज है उनके अंदर फॉर अ हेल्दी बेसिस आई थिंक स्मॉल कैप मिड कैप का एलोकेशन 30 to 40% से जनरली ज्यादा नहीं होना चाहिए अनलेस एंड अनटिल द क्लाइंट इज एक्सट्रीमली यंग। तो उस लिहाज से मतलब ये तो अभी कंफर्ट दे ही दिया है स्ट्रेस टेस्ट के बाद कि मतलब कितने टाइम में लिक्विडेशन हो सकता है, और ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि कितना इम्पैक्ट कॉस्ट भी आएगा एनएवीज पे। तो एज सच रिटेल के पोर्टफोलियोज इतने हैवी नहीं होते मिड कैप स्मॉल कैप में मोर देन 30-40%, प्लस ये स्ट्रेस टेस्ट हुई है, तो आई थिंक ये कॉन्फिडेंस रीइंस्टेट करने की बात है। लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, लेकिन आई थिंक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स, बिकॉज ये इवेंट को लेके हमने देखा था कि काफी हलचल थी इन मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो आउट नाउ। तो ये एक अच्छी बात है कि ये अभी क्लैरिटी मिल गई है। ओके चलिए, तो ये हर्षदा ने यहाँ पे आपको स्ट्रेस टेस्ट के जो डिजिट्स थे, आंकड़े हैं वो बताए। अभी काम करते हैं रेस्ट स्टॉक्स इन न्यूज़, एक ही बार में लपेट लेते हैं यहाँ पर। हर्षदा, रेस्ट स्टॉक्स इन न्यूज़। वीरू, टाटा स्टील रेडार पर रहेगा आज, क्योंकि 19 मार्च को दरअसल कंपनी फंड रेजिंग का अप्रूवल देती हुई दिखाई देगी, उस लिहाज से वो स्टॉक आज फोकस में। शक्ति पंप्स को ऑर्डर मिला है 93 करोड़ का, महाराष्ट्र एनर्जी डिपार्टमेंट एजेंसी की तरफ से 3500 सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग सिस्टम इनको देने हैं। ऐसा ही ऑर्डर क्रॉम्पटन कंज्यूमर के हाथ भी लगा है, लेकिन वो 102 का है, जहां पर ऑफ कोर्स इनके ऑर्डर्स गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनसीसी, ये एनसीसी के लिए थोड़ा सा सेटबैक है। इन्होंने एक सेटलमेंट किया है टाटा इंडिया के साथ, जो पावर वेंचर्स हैं। अब इस सेटलमेंट में 3 इंस्टॉलमेंट्स में इनको 175 करोड़ देने होंगे। हालांकि कंपनी कह रही है 140 करोड़ इन्होंने प्रोवाइड फॉर कर रखे हैं बैलेंस शीट में पिछले क्वार्टर में, तो एडिशनल जो पैसा है करीब 35 करोड़ का, वो उसके लिए प्रोविजनिंग आगे शायद होती हुई दिखाई देगी। वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। एनएचपीसी को 200 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पावर प्रोजेक्ट का 847 करोड़ का ऑर्डर गुजरात ऊर्जा विकास निगम से मिला है, एलओआई मिला है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी को भी 300 मेगावाट सोलर कैपेसिटी का ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। सुंदरम क्लेटन पर आप नजर रखिएगा आज। जो वेणु श्रीनिवासन है, जो चेयरमैन एमेरिटस हैं और एमडी है कंपनी के, उन्होंने 7% दरअसल अपना हिस्सा बेचा है। और नवीन फ्लोरीन करीब 250 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट अपनी एक सब्सिडरी में कर रहा है, वो स्टॉक भी आज फोकस में। रखिए तमाम स्टॉक्स जो अर्चना मेंशन कर रही हैं अपने रडार पे। वीरू से जानेंगे कुछ ही देर में आज के और हॉट स्टॉक्स उनके रडार पे कौन कौन से हैं, लेकिन अब मुनाफे की तैयारी समेटते हैं और शुरुआत करेंगे पहला सौदा की।